अस्सलाम एवरीवन। तो आज हम बात करने लगे हैं जनरल एनेस्थीसिया की। तो जनरल एनेस्थीसिया के बारे में पहले हम बात कर लेते हैं कि उसके जो 4 कंपोनेंट्स हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, जिनमें से 3 को तो हम ट्रायड ऑफ एनेस्थीसिया भी कहते हैं। ठीक है, जो 3 जिनको हम ट्रायड ऑफ एनेस्थीसिया कहते हैं उनमें आता है एनाल्जेसिया यानी कि लॉस ऑफ पेन, हिप्नोसिस यानी कि उसकी जो कॉन्शियसनेस है वो चली गई हुई है, और रिलैक्सेशन यानी कि मसल रिलैक्स हो गए हैं, मसल्स आर नॉट एबल टू कॉन्ट्रैक्ट नाउ। ठीक है, तो व्हाट इज़ जनरल एनेस्थीसिया? तो जनरल एनेस्थीसिया बेसिकली जो है ये 4 मेन कंपोनेंट्स हैं जनरल एनेस्थीसिया के। ठीक है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, एनाल्जेसिया विच इज़ आल्सो नोन एज लॉस ऑफ पेन। ठीक है, उसके बाद रिलैक्सेशन ऑफ स्केलेटल मसल्स एंड लॉस ऑफ कंट्रोल ऑफ रिफ्लेक्सेस ऑफ ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, यानी कि जो लाइट पड़ने पे जो प्यूपिल के साइज़ चेंज होता है वो नहीं होगा। ठीक है, उसके अलावा जो हमारे इनवॉलंटरी रिफ्लेक्सेस हैं उनकी जो है वो एब्सेंस हो जाएगी इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं एनेस्थीसिया फॉर जनरल एनेस्थेटिक्स फॉर जनरल एनेस्थीसिया। ठीक है, तो 2 टाइप के बेसिकली यूज़ हो रहे होते हैं। एक होता है हमारे पास इनहेलेशनल एनेस्थीसिया और दूसरा हमारे पास होता है आईवी एनेस्थीसिया। ठीक है, तो इनहेलेशनल एनेस्थीसिया के की जो एग्जांपल्स हैं बेसिकली हेलोथीन गैस यूज़ हो रही होती है, नाइट्रस ऑक्साइड, आइसोफ्लोरेन वगैरह ये सब यूज़ हो रहे होते हैं। ठीक है, तो दे आर एडमिनिस्टर्ड थ्रू एन एनेस्थीसिया मास्क, लेरेंजियल मास्क, एयरवे और ट्रैकियल ट्यूब। ठीक है, तो मतलब मकसद ये होता है कि उन्हें हमने एयरवे में पहुंचाना होता है, तो वो हम किसी भी वे में हम कर सकते हैं, जैसे कि हम एनेस्थीसिया मास्क के थ्रू कर सकते हैं, लेरेंजियल मास्क एयरवे के थ्रू कर सकते हैं, या फिर हम ट्रैकियल ट्यूब के थ्रू भी हम जो है वो कर सकते हैं ये। ठीक है, उसके बाद है इनहेलेशनल एनेस्थेटिक्स टेक इफेक्ट of GA by being inhaled into the पल्मोनरी सिस्टम, पल्मोनरी सर्कुलेशन। ठीक है, तो पल्मोनरी सर्कुलेशन का पार्ट बन जाएंगे। उसके बाद जो है वो क्या होगा कि वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे और फिर इस तरह से जो है वो अपना एनेस्थीसिया का जो इफ़ेक्ट है उसको इम्प्लीमेंट करेंगे बॉडी के अंदर। ठीक है, उसके बाद आता है प्रॉपर्टी एंड फार्माकोलॉजी। ठीक है, तो ब्लड गैस पार्टीशन कोफिशिएंट जो है उसको हम देखते हैं इन केस ऑफ जो हमारे पास ये वाले हैं इनहेलेशनल एनेस्थेटिक्स जो है उसके अंदर हम ये देखेंगे। इससे क्या होगा कि जितना ब्लड गैस कोफिशिएंट जो है एक पर्टिकुलर एनेस्थेटिक का जितना कम है उतना ज़्यादा उसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अच्छी होगी। ठीक है, और उसके बाद जो सेकेंड हमारे पास पॉइंट होता है वो होता है कि द मिनिमम एल्वुलर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, हमेशा जब भी हम एमएसी हम बहुत इम्पॉर्टेंट होता है जब भी हम बात कर रहे होते हैं इनहेलेशनल एनेस्थीसिया के बारे में, क्योंकि एमएसी से हमें क्या पता चलता है कि जितना स्मॉल एमएसी होगा उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एनेस्थीसिया होगा, यानी कि उतना ही पोटेंट एनेस्थीसिया होगा। ठीक है, अच्छा, अब इधर ज़रा हम देख लेते हैं कि एमएसी बेसिकली है क्या। ठीक है, तो एमएसी इज़ अ मीन एल्वुलर कंसंट्रेशन। इट इज़ अ कंसंट्रेशन एट विच 50% ऑफ द पेशेंट्स विल नॉट रिस्पॉन्ड टू द स्टिमुलाई लाइक पेन। ठीक है, तो 50% ऑफ पेशेंट्स जो है ना वो पेन को रिस्पॉन्ड करना स्टॉप कर देते हैं इस कंसंट्रेशन पे। ठीक है, विच इज़ नोन एज मीन एल्वुलर मिनिमम एल्वुलर कंसंट्रेशन। ठीक है, तो हायर मिनिमम एल्वुलर कंसंट्रेशन मीन्स लेस पोटेंट एनेस्थेटिक और लोअर मिनिमम एल्वुलर कंसंट्रेशन मीन्स मोर पोटेंट एनेस्थेटिक। एक पॉइंट हमें ये भी अपने जहन में रखना चाहिए कि जो इन्फेंट्स हैं उनका जो एमएसी है उनके लिए हायर होता है देन एडल्ट्स। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट बात कर लेते हैं फार्माकोडायनेमिक्स की। तो फार्माकोडायनेमिक्स में हमने जो चीज़ दिमाग रखनी है वो ये है कि इसके लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूट ऑफ एलिमिनेशन होता है वो हमारे पास एल्वुलस होता है, यानी कि जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है ना बेसिकली वही इसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रूट ऑफ एलिमिनेशन होता है। ठीक है, द मेन साइट ऑफ मेटाबॉलिज्म इज़ लिवर। ठीक है, तो किडनी नहीं कर पाएगी, लिवर में इसका जो मेन मेटाबॉलिज्म है वो लिवर में होगा। ठीक है, अच्छा जी, अभी तक हम बात कर रहे थे इनहेलेशनल एनेस्थेटिक्स की, अब वी आर टॉकिंग अबाउट इंट्रावीनस एनेस्थेटिक्स। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले जो हमारे पास आता है वो है हमारे पास प्रोपोफोल। ठीक है, जो कि आईवी एनेस्थेटिक है। अब इसके जो इफ़ेक्ट है वो बेसिकली जो हमारे पास मेन इफ़ेक्ट्स जो कि हमें पता होने चाहिए वो क्या है कि ये सीएनएस में इंट्राक्रैनियल प्रेशर को कम कर देता है, सेरेब्रल ऑक्सीजन कंसेप्शन को भी कम कर देता है। ठीक है, उसके बाद कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे जो इफ़ेक्ट इसका होता है वो ये होता है कि ब्लड प्रेशर में जो है वो कमी आ जाती है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि ये वेज़ोडाइलेशन कॉज कर रहा होता है और सिस्टेमिक वास्कुलर रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज़ हो रही होती है। ठीक है, जिस वजह
से हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो ड्रॉप करता है, ठीक है। उसके बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम में ये क्या इफ़ेक्ट दे रहा होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में ये रेस्पिरेटरी डिप्रेसेंट का काम कर रहा होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी ये जो है वो कम कर रहा होता है, ठीक है। उसके बाद ओपियोइड्स हैं, ये भी हम आईवी देते हैं पेशेंट को एनेस्थीसिया की मेंटेनेंस के लिए या फिर एनेस्थीसिया की इंडक्शन के लिए, ठीक है। उसके बाद मॉर्फिन जो है वो हम दे रहे होते हैं, तो मॉर्फिन जो है वो क्या करता है, ब्रोंकोस्पैज़म कर सकता है और पल्मोनरी ईडीमा के ट्रीटमेंट में भी यूज़ हो रहा होता है, ठीक है। उसके बाद फेंटेनिल जो है उसमें क्या, फेंटेनिल जो है बेसिकली बड़े स्ट्रॉन्ग है, लाइक 75 से 125 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन मॉर्फिन है और रेस्पिरेटरी डिप्रेसेंट है ये भी, और डिलेड रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कॉज कर सकती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद सो फेंटेनिल जो है वो 2000 से 4000 टाइम्स मॉर्फिन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। 10 से 15 टाइम्स फेंटेनिल से स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। रेमी फेंटेनिल के बारे में हमें ये पता होना चाहिए कि बहुत ही शॉर्ट एक्टिंग एनाल्जेसिक है, ठीक है, अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग एनाल्जेसिक एजेंट है, ठीक हो गया। नेक्स्ट हम बात करें मसल रिलैक्सेंट्स की, तो मसल रिलैक्सेंट दो टाइप के हो सकते हैं, ठीक है। तो एक होता है हमारे पास डिपोलराइजिंग मसल रिलैक्सेंट और एक होता है हमारे पास नॉन डिपोलराइजिंग मसल रिलैक्सेंट, ठीक है। अब जो डिपोलराइजिंग मसल रिलैक्सेंट होता है ना वो एगोनिस्ट होते हैं एसिटाइल कोलिन के, ठीक है, और जो नॉन डिपोलराइजिंग होता है ये एंटागोनिस्ट होते हैं, ठीक हो गया। और उसके बाद हमें ये बात पता होनी चाहिए मसल रिलैक्सेंट्स के बारे में कि ये जो है ना शॉर्ट एक्टिंग होते हैं, इनको लॉन्ग टाइम के लिए हम यूज़ नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि ये बेसिकली सिर्फ मसल रिलैक्सेंट का ही फिर इफ़ेक्ट देगा, ये बाकी जो कंपोनेंट्स हैं ना एनेस्थीसिया के उनको नहीं डील करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो है एनाल्जेसिया में इतना अच्छा रोल नहीं प्ले करेगा, फिर ये एमनीसिया नहीं कॉज करेगा, पेशेंट को मेमोरी और वो सब चीज़ें जो एक्सपीरियंस जो पेनफुल एक्सपीरियंस है वो नहीं भूलेगा पेशेंट, ठीक है। और उसके बाद कॉन्शियसनेस भी ये जो है ना पूरी तरह से कॉन्शियसनेस भी पेशेंट की जो है वो लॉस नहीं होगी, ठीक है। तो हमने रिस्टोर करना होता है एनेस्थीसिया, और हमने उसके जो चारों इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं वो सारे हमने मेक श्योर करना होता है कि वो सारे जो है फुलफ़िल करें, तो ऐसा एनेस्थेटिक हमने यूज़ करना होता है। तो इसको हम मसल रिलैक्सेंट्स को हम ज़्यादा टाइम तक यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जीए। तो एडमिनिस्ट्रेशन के एलिमेंट्री गोल्स जो होते हैं वो हमारे पास होते हैं वही चार जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि पेशेंट को कंप्लीट लॉस ऑफ पेन होना चाहिए, पेशेंट को अनकॉन्शियसनेस मसल रिलैक्सेशन एंड ब्लंट रिफ्लेक्सेस, ये सब चीज़ें मौजूद होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं डेप्थ ऑफ जनरल एनेस्थीसिया की। तो स्टेज 1 में स्टेज 1 ऑफ एनेस्थीसिया होता है, स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट होती है विच इज़ स्टेज 2, एंड स्टेज ऑफ सर्जिकल एनेस्थीसिया which is stage 3, and stage of medulla oblongata anesthesia which is stage 4। अब इसमें क्या होता है बेसिकली कि ये जो लास्ट स्टेज है इसके अंदर जो बॉडी के इनवॉलेंट्री कंट्रोल्स होते हैं, जैसे कि हार्ट बीट हो गई है, जैसे कि हमारे जो इनवॉलेंट्री रेस्पिरेटरी रेट है एट्सेट्रा, तो वो सारी चीज़ें भी एनेस्थीसिया से इफ़ेक्ट हो जाती हैं, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास आता है द इंडक्शन ऑफ जीए। तो इंडक्शन यूजिंग ओनली इनहेलेशनल एनेस्थेटिक्स एंड इंडक्शन यूजिंग आईवी एनेस्थेटिक्स, ठीक है। तो हम दोनों तरीके से इंडक्शन कर सकते हैं। फोर्थ हमारे पास पॉइंट है मेंटेनेंस ऑफ जीए। तो मेंटेनेंस भी हम आईवी एनेस्थेटिक्स से कर सकते हैं, मेंटेनेंस बाय कंबाइंड एनेस्थीसिया भी कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें हम आईवी और इनहेल्ड दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। लेसर द अमाउंट ऑफ एनेस्थेटिक लेसर टाइम द पेशेंट टेक्स फॉर इमरजेंस, ठीक है। सिंपल सी बात है, जितना उसको जो है अमाउंट ऑफ एनेस्थेटिक जितना कम इस्तेमाल किया जाएगा उतनी जल्दी पेशेंट के एनेस्थीसिया से बाहर आने के चांसेस जल्दी होते हैं। अच्छा जी, उसके बाद है इमरजेंस ऑफ एनेस्थीसिया। जनरल एनेस्थीसिया की बात कर लेते हैं। इमरजेंस ऑफ इनहेलेशन, इमरजेंस फ्रॉम इनहेलेशनल एनेस्थेटिक्स। तो इसमें क्या होता है कि मेटाबॉलिज्म टेक्स प्लेस इन द लिवर एज इट इज़ हार्ड फॉर इनहेलेशनल एनेस्थेटिक टू लीव फ्रॉम किडनीज, ठीक है। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं कि लिवर में जो मेन मेटाबॉलिज्म है वो हो रहा होता है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूट ऑफ एलिमिनेशन फॉर इनहेलेशन एनेस्थेटिक इज़ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ये बात भी हम कर चुके हैं कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है वो मेन रूट ऑफ एलिमिनेशन होगा इनहेलेशनल एस्थेटिक्स के लिए, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आता है इनहेलेशन फ्रॉम इमरजेंस फ्रॉम आईवी एनेस्थेटिक्स, ठीक है। तो उसमें क्या है हमारे पास कि रीडिस्ट्रीब्यूशन है, बायो ट्रांसफॉर्मेशन और एलिमिनेशन, ये सारी चीज़ें इफ़ेक्ट कर रही होती हैं इन इमरजेंस को, ठीक है। तो हमें पता है
कि इन सब चीज़ों का किसी भी ड्रग के ड्यूरेशन ऑफ एक्शन पे बड़ा इम्पॉर्टेंट जो है वो रोल होता है, ठीक है। तो इस सिमिलरली ये सारी चीज़ें जो हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन, बायो ट्रांसफॉर्मेशन और एलिमिनेशन ऑफ ड्रग जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल करती होती है एनेस्थीसिया से इमरजेंस में पेशेंट की, ठीक है। तो इमरजेंस फ्रॉम एनेस्थेटिक फ्रॉम IV एनेस्थेटिक इज पैसिव एज कम्पेयर टू दैट फ्रॉम इनहेलेशनल एनेस्थेटिक, ठीक हो गया। अच्छा जी, बात करें एक्सट्यूबेशन की, तो एक्सट्यूबेशन जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है प्रैक्टिस का। तो इसमें बेस्ट परफॉर्म किया जाता है जब पेशेंट जो है वो अभी डीप स्लीप में हो, ठीक है, और पेशेंट की फेरिंग्स को जो है वो फिर थॉरली सक्शन किया जाता है ताकि वो एस्पिरेट ना कर जाए, ठीक है, या फिर वो जो है वो लरेंजोस्पैज़म में ना जाए, ठीक है। उसके बाद कॉम्प्लिकेशन देख लेते हैं। जीए की कॉम्प्लिकेशन जो है वो बेसिकली 2 किस्म की जो है वो हमारे पास मेन कॉम्प्लिकेशन होती हैं। पहली हमारे पास है रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन, दूसरी है हमारे पास सर्कुलेटरी कॉम्प्लिकेशन, ठीक है। तो जो हमारे पास रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन है उसके अंदर हमारे पास आ जाता है रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। हमने पहले बात की कि बहुत सारे जो एनेस्थेटिक्स हैं, जो IV एनेस्थेटिक्स हैं, उनका रोल होता है, उनका जो एक इफ़ेक्ट होता है वो रेस्पिरेटरी डिप्रेसेंट का काम कर रहे होते हैं। तो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन इसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इसका एक कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। उसके बाद रिगर्जिटेशन एंड एस्पिरेशन, ठीक है, क्योंकि हमने कहा कि मसल रिलैक्सेशन हो जाती है तो लेरेंजल मसल्स भी रिलैक्स हुए होते हैं, तो फिर एस्पिरेट करना बहुत ही ज़्यादा जो है वो ईजी हो जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है हमारे पास रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन है, ठीक है, जिसकी ये भी एक बड़ा ही मैंडेटरी सी कॉम्प्लिकेशन है, ठीक है। उसके बाद है सर्कुलेटरी कॉम्प्लिकेशन, ठीक है। अब सर्कुलेशन में जो है हाइपोटेंशन हो सकता है, हाइपरटेंशन हो सकता है और कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, जिसका सबसे मेन कॉज जो है वो हाइपोक्सिया है, नॉट सरप्राइजिंगली, ठीक है। उसके बाद हाइपोटेंशन, हाइपरटेंशन में ये बात जहन में रखें कि हाइपोटेंशन जो है बेसिकली क्या होता है कि डायस्टोलिक प्रेशर जो है ना वो इट विल बी डिक्रीज बाय 30% एंड सेम गोज विद हाइपरटेंशन के जो डायस्टोलिक प्रेशर है इट विल बी इंक्रीज्ड बाय 30%, ठीक है। तो दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।